वेलकम फ्रेंड्स। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, उसका क्रमिक विकास, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री की अवधारणा तथा ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं का अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल में इसको देख रहे हैं तो कृपया इसको लैंड स्केप कर लें। इस मोड में करने के बाद से आपके फिगर और जो इसमें तथ्य हैं वो स्पष्ट आपको दिखाई देंगे और आप अच्छे ढंग से इसको समझ पाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि इस धरती पर मानव की उत्पत्ति 2.5 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था। यह विश्व मानचित्र पर मानव की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य है फ्रेंड्स। आगे हम लोग इसमें बढ़ के यदि देखें तो यह मानव की उत्पत्ति जो अभी बताया गया है 2.5 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका में हुआ, तो अफ्रीका की जो स्थिति है, आप विश्व मानचित्र पर ये देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यह अफ्रीका महाद्वीप है। और इसको और स्पष्ट ढंग से यदि हम लोग देखें तो ये आपके सम्मुख अफ्रीका महाद्वीप है। और यह अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंटल है, इसमें 2.5 लाख ईसा पूर्व मानव की उत्पत्ति हुई थी। किंतु जो नवीनतम शोध है फ्रेंड्स, वह कुछ और ही है। यह शोध यह है कि मानव की उत्पत्ति का प्राचीनतम साक्ष्य अब भारत से मिल रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि मानव की उत्पत्ति 2.5 लाख ईसा पूर्व में हम लोग देख रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। अभी यह लेटेस्ट शोध यह है कि यह मानव की उत्पत्ति का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह भारत में है। यह भारत में कहाँ से है? यह भारत में हम लोग जानते हैं कि भारत की जो स्थिति है इसमें कई राज्यों में बटा हुआ है। भारत का यह पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है महाराष्ट्र। यही महाराष्ट्र से ही इस प्राचीनतम मानव के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसको यदि हम लोग स्पष्ट ढंग से देखें तो आधुनिकतम जो शोध है, रिसर्च है, उसमें 14 लाख ईसा पूर्व का यह मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या है, कैसे है और कहाँ तक क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर अभी शोध हो रहा है। और यह महाराष्ट्र की स्थिति आप देख रहे होंगे। यह भारत का जो पश्चिमी तट है, यह इसी तट पर स्थित यह महाराष्ट्र है। उम्मीद है इसको आप समझ रहे होंगे। यदि आगे बढ़ के थोड़ा सा और देखें तो ये मानव की उत्पत्ति, उसकी संस्कृति और उसकी सभ्यता तथा उसका सर्वांगीण विकास का सर्वांगीण क्रियाकलाप का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ऐसा इतिहासविदों ने, इतिहास के मर्मज्ञों ने इतिहास की परिभाषा को डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से यह इतिहास का एक डिफिनेशन हुआ फ्रेंड। इसमें हम लोग मानव की विकास की अवस्था को देखते हैं। यह प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी, टर्सरी और ऐसे करते करते यह हम लोग का होमो सैपियंस या आधुनिक मानव का साक्ष्य है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग इतिहास को देख रहे हैं। किंतु इतिहास क्या है, इसके लिए कुछ अस्पष्ट अवधारणाएं भी हैं। कई इतिहासकारों ने इस पर अपना विचार दिया है। पहला यही है कि इतिहास मानव जाति के बीच हुई घटनाओं का एक वर्णन है, जिसमें राष्ट्रों के उत्थान और पतन के साथ साथ अन्य महान परिवर्तन शामिल हैं, जिन्होंने मानव जाति की राजनीतिक सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया है। यह विचार है यूरोपीय इतिहासकार जॉन जैकब एंडरसन का। फ्रेंड्स, यह काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है, जॉन जैकब एंडरसन के द्वारा दिया गया। अगर हम लोग थोड़ा सा और बढ़ के देखें तो इतिहास के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कालक्रम के आधार पर सामान्यतः भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है वो यही 3 भाग है फ्रेंड्स। पहला है
एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। दूसरा है मेडुअल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारतीय इतिहास। और तीसरा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इस तरह से यह इतिहास के महत्वपूर्ण मोटे तौर से 3 कालखंड है। किंतु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान संदर्भ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हिसाब से कुछ और है। क्या है देखते हैं। भारतीय इतिहास को कॉम्पिटिटिव इतिहास के तौर पर डिवाइड करके यदि देखें तो यह 3 नहीं बल्कि 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला क्या है? पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास, टाइमिंग है पाषाण काल से लेकर के सन 1206 ईस्वी तक। यह सन 1206 ईस्वी तक का टाइम वो है जब हमारे यहाँ मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और उनके जगह पर भारतीय जो साम्राज्य है उनका उस साम्राज्य का नए ढंग से व्यवस्था करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनके सिपहसालार थे और भारत में गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से गुलाम वंश की स्थापना तक का जो काल है पाषाण काल से लेकर के वह हम लोगों का प्राचीन इतिहास कहलाता है। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की टाइमिंग सन 1206 ईस्वी से सन 1707 ईस्वी तक मानी जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग अभी देखे हैं सन 1206 ईस्वी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और 1707 में मुगल वंश के अंतिम शक्तिशाली शासक नाम जानते होंगे औरंगजेब। यह औरंगजेब की मृत्यु होती है सन 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में। तो यहाँ से मान लिया जाता है कि यह भारत का मध्यकालीन इतिहास या भारत का में मध्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद से यह आधुनिक काल आ गया और वह आधुनिक काल की टाइमिंग जो है वो 1707 से मई 1964 तक माना जाता है। 1964 का टाइमिंग वही है जब भारत के प्रथम यशस्वी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत होता है और इस दौरान हम लोगों का जो टाइमिंग बनता है यह आधुनिक इतिहास की टाइमिंग होती है और यह 1707 से लेकर 1964 तक का है। फिर यदि इतिहास का एक मोटे तौर से परिभाषा है जिसको हम लोग देखते हैं कि बीता हुआ कल ही इतिहास है, तो इस संदर्भ में हम लोग देखें तो यह कह सकते हैं कि 1964 से लेकर के अभी जो हम लोगों का 2020 का जो टाइमिंग चल रहा है यहाँ तक का भी इसके बीच में भी इतिहास के हिसाब से घटनाएं घटी होंगी। तो इसी बीच का जो समय है इसे हम लोग वर्तमान इतिहास या पोस्ट मॉडर्निज्म के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। तो यह इतिहास का हम लोगों का चौथा काल होता है वर्तमान भारतीय इतिहास। किंतु यह जो वर्गीकरण है फ्रेंड्स वह एथेंटिक नहीं है। यह केवल आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि के लिए ही यह निर्मित किया गया है जिससे आप तथ्यों और अवधारणाओं तथा घटनाओं का आप मजबूती से अध्ययन कर सकें और साथ ही साथ यह आपके लिए एक रुचिकर विषय बना रहे। इसीलिए इसको विद्वानों ने ऐसा डिवाइड करने का प्रयास किया है। हम लोग वर्तमान में अगर इतिहास की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज्म में जी रहे हैं जो अभी हम लोगों का 1964 से अब तक का टाइम है, यानी 2020 और इसके बाद का जो टाइमिंग है वो सब वर्तमान भारतीय इतिहास के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स। अगला जो हम लोग यदि देखें थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ के तो इतिहास को अध्ययन के स्रोत के आधार पर भी 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। यह जो 3 वर्गों में वर्गीकरण है फ्रेंड्स, यह वर्गीकरण निम्न है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है आधा ऐतिहासिक काल, इसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा हम लोग का है ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग हिस्ट्री कहते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से यह इतिहास के जो नॉलेज के ज्ञान के अध्ययन के जो स्रोत हमको मिलते हैं उसके आधार पर ये इतिहास का वर्गीकरण है फ्रेंड्स। इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो प्राग ऐतिहासिक काल का यह है इमेज आप देख सकते हैं, यह आधा ऐतिहासिक काल का इमेज है और यह ऐतिहासिक काल का इमेज माना जाता है। यानी इतिहास के वर्गीकरण में
हम लोग इतिहास के अंतर्गत मानव के विकास का क्रम का अध्ययन करते हैं, जो आपके सम्मुख स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम लोग देखें तो यहाँ पर देखा जा सकता है प्रागैतिहासिक काल के बारे में कि यह इतिहास का वह कालखंड है जिसकी जानकारी के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि मानव की यहाँ पर उपस्थिति तो थी, किंतु वह कुछ लिखना पढ़ना नहीं जानता था, अर्थात वह यहाँ पर एक तरह से कहें तो निरक्षर मानव था। तो मानव इस समय साक्षर नहीं था, अक्षर या लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके इस एज के ज्ञान के लिए हम लोग उसके द्वारा जो जीवाश्म है, उनके जो जीवाश्म है या उनके द्वारा जो बनाए गए आदि मानव के द्वारा जो पत्थर या हड्डियों के उपकरण हैं, इन्हीं के उपकरणों के आधार पर हम लोग इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका इमेज आप लोग देख सकते हैं, यह उनके उपकरण है, मानव द्वारा यह उपकरण निर्मित किए जा रहे हैं। यह एक तरह से कहा जाए कि मानव शुरू से ही आर्टिफिशियल ढंग से हथियारों को बनाना जानता था और कुछ नेचुरल ढंग से हथियार वेपन्स थे, उनको वो प्रयोग करता था। फिर दूसरा है इसी में आप देख सकते हैं कि इस प्रागैतिहासिक या प्री हिस्ट्री का जो टाइम है, इसके अंतर्गत यह संपूर्ण पाषाण काल आता है फ्रेंड्स। पाषाण काल किस में आता है? प्री हिस्ट्री में, क्योंकि इसके जानकारी का स्रोत हमारे पास लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है फ्रेंड्स। अगला है अधः ऐतिहासिक काल। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस काल में मानव साक्षर हो गया था। अब तक जो निरक्षर मानव था वो साक्षर हो गया था, किंतु मानव की जो भाषा थी वो भाषा हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। यानी जो लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो लिखित साक्ष्यों को हम लोग पढ़ने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनकी लिपि जो भाव चित्रात्मक लिपि थी, उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, और वह लिपि द्विभाषिया नहीं है। यह भी एक कारण है जिसके वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं इनकी इस भाषा को। इसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को रखा जाता है। वैदिक सभ्यता में पूरा नहीं, बल्कि केवल ऋग्वैदिक और IVC या इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा जाता है। यह अधः ऐतिहासिक काल में हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से भी लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जो 400 प्लस यानी 400 से भी ज़्यादा अक्षरों वाली लिपि है, जिसको हम लोग पिक्टोग्राफी लिपि के नाम से जानते हैं। भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफी लिपि के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल में भी हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद की रचना हुई थी, लेकिन इसमें भी काफ़ी चीज़ें अभी हैं जिसके कारण से हम लोग इसे आधा ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक या प्री हिस्ट्री इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं सीखा था, मानव था लेकिन उसके द्वारा लिखित साक्ष्य हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। इस काल में क्या है, आधा ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान मानव या हम लोग अभी उस लिखित साक्ष्य को पढ़ नहीं पाए हैं। रिसर्च हालांकि अभी भी चल रहा है, तो इसे हम लोग आधा ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में संपूर्ण पाषाण काल आता है और आधा ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और ऋग्वैदिक काल आते हैं। अगला है थर्ड ऐतिहासिक काल, इसे हिस्ट्री कहते हैं। इसका जो डिफिनीशन है वो यह है कि इतिहास का यह वह महत्वपूर्ण कालखंड है जिसकी जानकारी के लिए लिखित साक्ष्य भारी मात्रा में उपलब्ध है। यानी अभी क्या है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और साथ ही साथ लिखित के अलावा अलिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। बड़ी बात यह है कि इसमें लिखित के साक्ष्य अलिखित दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध हैं। किसके लिए? यह ऐतिहासिक काल के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री के इन 3 महत्वपूर्ण कालों को देख रहे हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत उत्तर वैदिक काल से लेकर के अब तक, यानी अभी जो 2020 में चल रहे हैं या उसके आगे भी चलेंगे, वो सबका काल यह हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यदि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें कि इतिहास के जनक किसे कहते हैं हम लोग, तो यह है इतिहास का जनक यूनानी भूगोलवेत्ता और इतिहासकार
हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस मूल निवासी थे ग्रीक, एथेंस या यूनान के, और इन्हें ही इतिहास का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स जानते रहिएगा, इनकी एक पुस्तक है, वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने लिखा है। यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। या हेरोडोटस किसने का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो क्या है? हिस्टोरिका, यह भी पूछा गया है, तो यह जानते रहिएगा। जबकि इसी नाम का एक अन्य ग्रंथ है, वो है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका जो ग्रंथ है, यह लिखा है प्लिनी ने। यह रोमन इतिहासकार, यूरोपीय इतिहासकार थे प्लिनी, इन्होंने नेचुरल हिस्टोरिका लिखा था, जानते रहिएगा। जबकि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ हेरोडोटस ने लिखा था, और इन्हीं को ही हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ये फादर ऑफ हिस्ट्री थे। आगे हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में और देख सकते हैं। यह हेरोडोटस हैं, आप देख सकते हैं, इनका इमेज है, लिखा भी गया है। ये 494 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य में पैदा हुए थे, किंतु ये बाद में हम लोग आगे बढ़ के देखे भी हैं पिछले स्लाइड में अभी कि हाँ ये ग्रीक या यूनान में बस गए थे, जन्म हुआ था फारस में। इन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है, और ये सारी तथ्यों को आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हालांकि कुछ लोग आलोचना भी करते हैं हेरोडोटस को, कहते हैं ये इतिहास का पिता नहीं बल्कि ये झूठ का पिता है। जो भी रहे, वर्तमान समय में सभी के सभी इतिहासकार एकमत हैं कि इनको हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो यह आप जानते रहिएगा फ्रेंड्स। अगला है, थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि मानव की, पृथ्वी पर मानव का उद्भव और विकास की स्टेप बाय स्टेप स्टोरी क्या रही है, कहानी क्या रही है, इसकी जानकारी के प्रक्रियाएं क्या रही है, इसको देखते हैं। पहला ये है कि इस पृथ्वी पर मानव का उदय प्राइमेट्स से माना जाता है। प्राइमेट्स आप जानते होंगे, स्तनधारियों के ग्रुप का माना जाता है। मानव का उद्भव 2.5 लाख ईसा पूर्व, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अफ्रीका में हुआ था। किंतु पुरातत्वविदों ने हाल ही में, देखिए फ्रेंड्स, जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तथ्य आ गया, हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर 14 लाख ईसा पूर्व के मानव के साक्ष्य प्राप्त किए हैं, जिस पर अभी गहन शोध कार्य चल रहा है। अगर यह सही है तो हम ये मान के चलते हैं कि इस धरती पर मानव की उत्पत्ति अफ्रीका में नहीं बल्कि भारत में हुआ था, और भारत के यह महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण एक तरह से भारत के लिए उपलब्धि है। अगला पॉइंट है, सन 1816 ईस्वी में मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए उपकरणों को आधार बनाकर डेनमार्क संग्रहालय, यह डेनमार्क क्या है? डेनमार्क एक देश है जो यूरोप में स्थित है, पश्चिमी यूरोप का है, अटलांटिक महासागर का तटीय हिस्सा है। इसी का एक संग्रहालय है, राष्ट्रीय संग्रहालय। इसके अध्यक्ष थे सीजे टॉमसन, और ये सीजे टॉमसन अध्यक्ष थे। यह 1816 में, तो सीजे टॉमसन ने ही मानव विकास को 3 युगों में बांटा था, स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज, यानी पाषाण काल, ताम्र युग या ताम्रकाल, और फिर यह स्टोन एज या लौह युग। तो यह 3 कालों में इन्होंने ही इसको विभाजित किया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि स्टोन एज, ताम्र युग या लौह युग, या इनका जो सीजे टॉमसन थे उन्होंने मानव विकास को कुल कितने युगों में बांटा था। अगला है, आगे बढ़ के देखते हैं, किंतु जो सीजे टॉमसन का जो विचार था यह बाद में अमान्य हो गया फ्रेंड्स, इनको लोग नहीं मानते हैं। सन 1865 में जॉन लुबाक, यह प्रसिद्ध इतिहासकार थे, विद्वान थे, ने मानव की इस अवस्था को 2 ही भागों में बांटा। एक को कहा पुरा पाषाण काल और दूसरे कहा नवपाषाण काल। यह पैलियोलिथिक एज और यह नियोलिथिक एज, इन 2 हिस्सों में ही बांटा। किंतु इतिहास रिसर्च का विषय है, आज भी हो रहे हैं और लगातार होते रहते हैं। बाद में सन 1887 में फ्रांस के संग्रहालय में खोजे गए औजारों के आधार पर
पुरापाषाण काल नवपाषाण काल के मध्य एक संक्रमणकालीन अवस्था के रूप में मध्य पाषाण काल की अवधारणा को अपनाया गया। अतः अब मानव विकास की यह अवस्था 3 रूपों में सर्वस्वीकृत है फ्रेंड्स। अर्थात जो अभी पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के रूप में ही एक्सेप्टेड था, वह 1887 में फिर से यहाँ पे रिवाइज हो जाता है। यानी यह फ्रांस के संग्रहालय में कुछ औजार मिले, जिन औजारों के आधार पर यहाँ पर इस वर्गीकरण को रिवाइज किया गया और यहाँ पर मध्य पाषाण काल को भी जोड़ दिया गया। अर्थात वर्तमान में यह मानव विकास की अवस्था 3 रूपों में डिवाइडेड है। ये है पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। यह 3 एज है फ्रेंड्स, यह जानते रहिएगा। आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ के देखें तो भारत में प्रागैतिहासिक मानव का विकास कैसे कैसे होता है या इसकी जानकारी कैसे मिलती है, इसको देखते हैं। सन 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट्स यह ब्रिटिश सेना के अधिकारी थे। यह चेन्नई के पल्लवरम से हैंड एक्स या हथौड़ा या जिसे हम लोग क्लीवर भी कहते हैं, इसको ये प्राप्त करते हैं, खोजते हैं और इसके इन खोज के फलस्वरूप ही भारत में पुरातात्विक वस्तुओं के खोज का क्रम प्रारंभ हो जाता है, जिससे हमारे यहाँ भी प्रागैतिहासिक कालीन मानव को अब अस्तित्व में ये ला देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मान्यता मिलने लगती है। इसीलिए इनके इस खोज के फलस्वरूप इन्हें ही भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। जबकि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ये दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको कंठस्थ किए रहिएगा। अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखें कि ये हैंड एक्स हथौड़ा क्या था, तो ये फ्रेंड्स यही हैंड एक्स हथौड़ा था, जिसको आदि मानव ने यहाँ पर प्रयोग करके विभिन्न उपकरणों का निर्माण करने का प्रयास किया था। आप इन हैंड एक्स से हथौड़े को देख सकते हैं, इसके विभिन्न रूप को यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको इमेज के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। आप थोड़ा सा बड़ा करके भी देखना चाहें तो ये इस इमेज को देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर यह इमेज है। अगर यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहें तो देख सकते हैं कि यह क्या कंडीशन है, कैसे है। तो यह हमारे यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम और रॉबर्ट ब्रूस फुट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे। अगला पॉइंट यहीं पर है कि वहीं भारत के प्रागैतिहासिक काल की स्थलों एवं स्थिति तथा विकास को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने का काम मार्टिमर व्हीलर ने किया था। यह मार्टिमर व्हीलर जो भी ये गतिविधियां हो रही थी, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करने का काम मार्टिमर व्हीलर कर रहे थे और इन्होंने ही भारत के प्रागैतिहासिक मानव के विकास के अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ा था। ये जानते रहिएगा, मार्टिमर व्हीलर का यह स्थिति है। फिर अगली बार हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं कि भारत में प्रागैतिहासिक काल पर लिखी गई पहली जो पुस्तक है वो है जॉन स्टुअर्ट पिगट की प्री हिस्टोरिक इंडिया। यह प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है फ्रेंड्स, यह आप देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर प्री हिस्टोरिक इंडिया। और यह प्रकाशित कब हुई थी? यह प्रकाशित हुई थी सन 1950 में। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड। अगला है भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1865 में किया गया था, किंतु 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय में इसे भारतीय पुरातत्व विभाग के रूप में विधिक रूप से स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो भारतीय पुरातत्व विभाग का ये देखिए, आप देख सकते हैं, यह उनका स्लोगन है। यह भारतीय पुरातत्व विभाग का जो बाहर का गेटअप है वो कंडीशन दिखाया गया है और ये लॉर्ड कर्जन है, जिन्हें आप देख सकते हैं इस मानचित्र में।
यह पुरातात्विक चीज़ें हैं, स्थल हैं, जहाँ से हम लोग विभिन्न चीज़ें देखते हैं। तो यह तथ्य हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगला जो पॉइंट है वो अगला हम लोगों का टॉपिक है पाषाण काल, वो हम लोग अगले अंक में पढ़ेंगे। हमारे इस चैनल के अंतर्गत आपको विभिन्न तरह के ऐसे ही चित्रों और मानचित्रों के माध्यम से वीडियो मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसको पुनः देखने का प्रयास करें कि क्या क्या कंडीशन है और कैसे कैसे हमारे यहाँ मानव का विकास हुआ, मानव की स्थिति कैसे बदलती है, हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सम्मुख यहाँ पे दिखाई गई हैं, सबका सब। और इन तथ्यों को आप उम्मीद है याद रखेंगे। धन्यवाद।